पाकिस्तान में कोहराम का काउंटडाउन शुरू होने की खबर आ गई है। खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं और इस खबर के आने के बाद से लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। भारी भीड़ जुट गई है। बीती रात से इमरान खान के समर्थकों का लाहौर के जमान पार्क में आना जारी है। एक तरह से इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनके समर्थकों की जो अब शील्ड है वो बन गई है, जो इमरान खान के लिए अपनी जान देने को भी तैयार बैठे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार इसलिए भी लटकी हुई है क्योंकि चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन जो हुए थे, मामले में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और ये आशंका तब और बढ़ गई जब इमरान खान के घर के रास्ते पर पुलिस की गाड़ियों का काफिला नजर आया। लेकिन पुलिस की गाड़ियों का काफिला इमरान के घर तक पहुंचता उससे पहले ही इमरान खान के समर्थक उनके घर जुटने लग गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके समर्थकों का हुजूम आप देख सकते हैं, जो उनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। और इस बीच रात करीब 1:45 बजे इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लोगों से अपील की गई है, रीच जमान पाक। बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन बहुत अहम है। शहबाज सरकार हर कोशिश करेगी, लेकिन पाकिस्तान इमरान खान को किसी भी कीमत पर बचाएगा। और इसके बाद हजारों की भीड़ इमरान खान के घर के बाहर और रास्ते पर जमा हो गए। पूरी रात डटे रहे और नारेबाजी भी करते रहे। तो इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। अगर काल हो के फिर वापस जाना है तो सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। हमने अयूब खान को गिराया, हमने याह्या खान को गिराया, हमने भुट्टो को गिराया, हमने नवाज शरीफ को गिराया। शहबाज शरीफ तुम बेचते क्या हो? तुम किस माँ की मूली हो? जिन चोरों डाकुओं ने मेरे घर पे डकैती की, मेरा सामान लूटा, मेरे फोन ले गए और 2 रातें 2 दिन मुझे जगराते में रखा, मैं उनको भी माफ करता हूँ। मेरी घड़ियाँ, मेरा सामान और मेरे पैसे मेरे घर वापस पहुँचा दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा दूंगा। तो बदहाल, कंगाल, महाकंगाल, दिवालिया और न जाने ऐसे कितने ही लफ्ज पाकिस्तान के लिए कम पड़ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की हालात बयां नहीं हो पाएंगे। आज सरहद पार हर घर में सिरहन है, हर चूल्हा ठंडा पड़ने लगा है, हर उम्मीद टूट चुकी है। ऐसे बुरे वक्त में जब आवाम को हुक्मरानों की जरूरत है, तब बिलखते मुल्क को छोड़कर शहबाज शरीफ तुर्की भाग गए, लेकिन मुल्क छोड़ने वाले आवाम पर पेट्रोल बम भी फोड़ गए हैं। ख्वाब टूटने की आवाज नहीं आती, निकलती है तो सिर्फ आहें। कुछ हाथ में बचता है तो सिर्फ मायूसी। नए पाकिस्तान के ख्वाब की धज्जियां शहबाज सरकार के पेट्रोल बॉम्ब ने उड़ाई तो पाकिस्तान बिलबिला उठा, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाला है। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 280 रुपए फी लीटर हो गई। जरा सोचिए, जो मुल्क पहले ही बूंद बूंद तेल के लिए भटक रहा हो, उस पर पेट्रोल बॉम्ब फोड़ना कितना जायज है। हालात बद से बदतर हैं, जो और भयानक होने वाले हैं। रात के अंधेरे में पेट्रोल पंप गिराते हैं हर दफा, कभी 30 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए। अब मैं ये समझता हूँ कि लोग इस वक्त इस कदर लोग परेशान हैं कि लोग अपने आप को आग लगाएंगे और पेट्रोल हाउस के अंदर घुस जाएंगे। राहत पाकिस्तान के लिए उस हसीन ख्वाब की तरह है जो कभी मुकम्मल नहीं होगा। इस पर पाकिस्तान आहें ना भरे तो बताइए क्या करे। पब्लिक के लिए कोई रिलीफ है नहीं, जो रिलीफ है वो सब कुछ वापस ले रहे हैं और इसको बिल्कुल पाकिस्तान को अंधेरे में डाल दिया है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी ये मुल्क छोड़ के जाएगा, अगर उसके पास कुछ पैसा वैसा है तो। IMF से मुआहिदा करके ना हमारे ऊपर एहसान ना करो, हमें वो चीज दो जो अवाम की जरूरत है। कंगाली का आलम यह है कि जो कभी करोड़पति हुआ करते थे, शरीफ सरकार उन्हें चंद महीनों के अंदर रोडपति बना चुकी है।
ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੋਰ ਬਣਨਾ, ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਸ਼ਈ ਬਣਨਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ 1 ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਖਪਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ना कहाँ पर 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, 285 हो गया। ना पेट्रोल मिलता है, ना आटा मिलता है, ना घी मिलता है। सस्ता कुछ नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ हवा और खाने पर भी टैक्स लग रहा है। रहा सवाल अवाम की सांसों का, तो वो नालायक हुकूमत छीन कर ही चैन लेगी। क्या कहते हैं जो पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा किया गया है, 22 रुपये 20 पैसे 272 रुपये हो गया है। कहाँ 150 रुपये हुआ करता था एक वक्त में। भाईजान इन्होंने कर्जे जो ले लिए, जो कर्जे खुद ही खाते हैं ये, अवाम को तो महंगाई मिलती है। साफ है अब पाकिस्तान का बंटाधार होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, आवाम विरोधी डिसीजन अक्सर पाकिस्तान रात के अंधेरे में ही लेता है। वैसे अपनी रियाया कोल्लू बनाने में पाकिस्तानी हुक्मरान अव्वल है। रात में कंगाल पाकिस्तान की पीठ पर महंगाई का बोझ लादकर शहबाज शरीफ तुर्की रवाना हो गए। बजाय आवाम का दर्द बांटने के लिए शरीफ तुर्की का दर्द बांटने निकले हैं। इससे बड़ा मजाक आवाम के साथ और क्या ही हो सकता है। मजाक ही तो है जिसके गम में पूरा पाकिस्तान डूबा है। मजाक ही तो है जो शरीफ साहब भूख से बिलखती आवाम पर पेट्रोल बॉम्ब फोड़कर तुर्की के दर्द की नब्ज टटोलने निकल पड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से तुर्किया के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के अवाम के साथ इजहार यकजहती करेंगे। महंगाई का महाविस्फोट कर शहबाज शरीफ तुर्की का सपोर्ट लेने निकले तो चुटकी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ली। इस मुनादी के साथ किया पाकिस्तान का हाफिज अल्लाह ही है। तो आज हालात हैं, इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। शहबाज सरकार ने सिर्फ तेल में ही आग नहीं लगाई, तुर्की जाने से पहले पाकिस्तान की बिजली, गैस, आटा, घी सब पर पेट्रोल छिड़क दिया है। और उसके ऊपर जो मायदा हुआ है, तो जो कीमतें बढ़ी हैं बिजली की और गैस की, तो आम आदमी तो पिस रहा है। 400 रुपये दिहाड़ी है हमारी, कहाँ जाए बताए, रोना आ रहा है खुदा की कसम, आटे के लिए लाइन लगी हुई है। आवाम को महंगाई मौत जैसी लग रही है, लिहाजा पाकिस्तान से तौबा कर आवाम मुल्क से भागने पर आमादा है। जितनी मर्जी चीजें महंगी होती रही, उन्होंने तो इस मुल्क में रहना ही नहीं है, ना वो रहने के लिए आए हैं। महंगाई की बात करें तो गरीब तो वैसे ही मर गया, उसकी जंग चल रही है आटे के साथ। खुदारा कुछ खुदा का भी खौफ करें। इतना सारा आप खा के पी के बैठे हैं, अब भी कुछ इतना करें कि बच्चों गरीबों के लिए तो कुछ होना चाहिए। पाकिस्तान के हर घर में दर्द के ऐसे ही किस्से दिख रहे हैं। हर घर में कमोबेश हालात ऐसे ही है। गरीबों के बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे फुटपाथों पे भूखे सोए, तुम्हें पता चले। ये भी जालिम है, तो सब हुकूमत जो भी आता है वो जालिम बन जाता है। ये कहेंगे जी ये नया हुकूमत है, ये चोर है, सब चोर है, मौलाना फजल रहमान के साथ। जालिम, चोर, नाअहल, जाने कैसी कैसी तोहमतें शरीफ साहब को मिल रही है। वैसे 75 साल से यही रवायत पाकिस्तान में चलती आई है। गरीब आवाम पे भी बम मारा है और 2-2 घंटे के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारा पाकिस्तान लूट के बाहर ले गए। ये जुल्म कौम पे 75 साल से कौम पे जो जुल्म कर रहे हैं, हाँ जी, ये सूद खाने वाले। इस गवर्नमेंट ने तबाही कर दी है जब से ये आए हैं, पिछले 8 से 9 महीने में। तो देखा आपने, बीच राह में पाकिस्तान को छोड़कर शहबाज निकल पड़े तुर्की। मुल्क को मौत की कंगाली वाली खुराक देकर शहबाज रणछोड़दास बनकर निकल गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2 दिन के दौरे के बाद 18 फरवरी को जब वो लौटेंगे तो क्या वो दुनिया के नक्शे में अपना मुल्क खोज पाएंगे? सवाल वाजिब है, क्योंकि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की तैयारी कर रहा है। अली पर शर्मसार शहबाज जिस वक्त तुर्की में अपने नफीस सूट की सलवटें दुरुस्त कर रहे होंगे, जेब में परमानेंट ठिकाना बना चुके खैराती कटोरे को चमकाने की फिक्र में होंगे, उस समय उनकी आंखों के सामने चिंदी चिंदी होता पाकिस्तानी नक्शा भी जरूर तैर रहा होगा, क्योंकि दाने दाने को तरसते सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, POK की आवाम बागी हो गई है। हम आपको यलगार की तस्वीरें दिखाएं, इससे पहले सिंध की आवाम की मुफलिसी देख लीजिए। सर बस वो उधर की क्या है, तो हुकूमत सही है, आवाम को कोई तकलीफ नहीं होती है, 3 वक्त भी वो रोटी खाते हैं। हम इधर से 2 वक्त भी परेशान है, तो हमारा बस खुदा का वो भी है, साथ है, बाकी कोई हुकूमत का कोई इधर साथ नहीं है। ये सबूत है कि कलमे की बुनियाद पर टिका पाकिस्तान का किला दरक चुका है।
पीओके वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, गिलगित बल्तिस्तान वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, सराइकी वहाँ पर मुतमईन नहीं है, और हम सिंधी तो पहले दिन से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, पाकिस्तान कोई हमारा मुल्क नहीं है। जिगरा तो पाकिस्तान के पास कभी था ही नहीं। सिर पर लटकती दिवालियेपन की तलवार ने उसका जोग्राफिया भी बिगाड़ने का इंतजाम मुकम्मल कर दिया है। पाकिस्तान देखिए अब सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर टूटना बाकी है। वैसे तो पाकिस्तान कभी का टूट चुका है। बलोच अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पश्तून अपना लड़ रहे हैं, सिंधी जो है वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह हम लोग पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवा कर वापस भारत में शामिल करने के लिए लड़ रहे हैं। इसकी वजह कंगाली है, कंगाली जनाब, जिसने जिन्ना के मुल्क की औकात को कब्र में और कीमतों को आसमान पर बैठा दिया है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हुक्मरान भले ही अपनी मौत मरे, अवाम तो हिंदुस्तान का दरवाजा चूमने को तैयार है। कम से कम पीओजे के और आज़ाद, जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और जम्मू कश्मीर के और उधर से गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख कारगिल के रास्ते खोलो, ट्रेड रूट्स खोलो, ताकि हम वहाँ जाके खरीद के लाएं। हम तो ना भूखे मरे तुम्हारी गलतियों की वजह से। हालात बता रहे हैं कि जिन्ना के वारिस नया पाकिस्तान भले ना बना सके, लेकिन पाकिस्तान से कोई नए मुल्क की पैदाइश जरूर देख लेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान में बर्बादी का बिगुल बच चुका है और वहां की आवाम का सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर हमारी मदद कौन करेगा। इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। ऊपर से कंगाली में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर सामने आया है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, जिसने पहले पाकिस्तान पर हमले तेज करने का ऐलान किया और फिर अमल शुरू कर दिया। और जफर एक्सप्रेस में धमाके के साथ एक बार फिर मुनादी कर दी कि वो पूरे पाकिस्तान को ट्रेन के इसी डब्बे जैसा बना देंगे। पेशावर से क्वेटा जा रही जफर एक्सप्रेस में जिस वक्त ब्लास्ट हुआ, वो चिचावतनी रेलवे स्टेशन पार कर रही थी। चिचावतनी में क्वेटा से जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जाम बहक, 6 खवातीन समेत 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेलवे जराये का कहना है कि धमाका इकोनॉमी क्लास की बुग्गी नंबर 6 के वॉशरूम में हुआ था। धमाके की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तान की पैदावार TTP ने, जिसने पिछले ही महीने पेशावर में सुसाइड ब्लास्ट कर 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया था। अब पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि बोया हुकूमत ने काट अवाम रही है। यही तालिबान पहले हीरो थे और हीरो से बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ जब गुजरा और मुशर्रफ का दौर आया तो ये ज़ीरो हो गए। यही पहले मुजाहिदीन थे और यही बाद में क्या हो गए, दहशतगर्द हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि इनको मुजाहिदीन बनाने वाले और बाद में इनको दहशतगर्द बनाने वाले कौन है? जवाब बेहद सीधा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ही TTP पाला, लेकिन जब तक खतरा समझ में आया TTP हाथ से बाहर निकल गया था। इसमें अगर आप देखें तो पिछले 1.5 से 2 साल में जो पाकिस्तान के अंदर हर साइड से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, आपकी करेंसी की इंस्टेबिलिटी रही और काफ़ी चीज़ों की इंस्टेबिलिटी रही, जो कि एक वन ऑफ द रीजंस है जो कि मुल्क दुश्मन अनासर को प्रमोट करता है। एक अफ़गानिस्तान के साथ हमारे क्लैशेस रहे काफ़ी ज़्यादा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती रही, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। TTP तालिबान का पाकिस्तानी एडिशन है, जो अफगान तालिबान से हाथ मिलाकर जिन्ना के मुल्क पर कब्जे की तैयारी में है। इससे बौखलाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एयर स्ट्राइक की धमकी भी दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या शहबाज की निकम्मी हुकूमत में इसकी कुव्वत है? मुनीर खैरात मांगेंगे या मैदान में डटे रहेंगे? रिएक्शन तो आएगा, रद्द-ए-अमल तो आएगा, सख्त आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त वो पुराना वाला निज़ाम तो नहीं है कि पार्लियामेंट हो, एक नेशनल आर्मी हो, एक निज़ाम हो और आप अफगानिस्तान के दरमियान जो एक डायलॉग का मैकेनिज्म था वो हो, वो तो नहीं रहा। तालिबान मेरी नज़र में उस तरह रिएक्ट करेंगे जिस तरह के चमन में किया था, हालांकि चमन में बिल्कुल अलग मौजूद था। लेकिन पाकिस्तान ने अगर TTP के बहाने तालिबान से भिड़ने की सोची भी तो मामला बड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान खाक में मिल जाएगा, क्योंकि जिसके पास खाने के दाने नहीं है वो जंग कहां से लड़ पाएगा।
देखिए, अफगानिस्तान से तो क्या, पाकिस्तान तो किसी से भी जंग नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसकी आर्मी को करप्शन की जंग ने खोखला कर दिया है। हालात ये है कि आज खुद पाकिस्तान के लोग इंडियन आर्मी की तारीफ कर रहे हैं और अपने मुल्क की आर्मी की टोपी उछाल रहे हैं। वैसे जिन्ना के मुल्क में ये होता नहीं है। पाकिस्तान में वही सब तो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। लोग हिंदुस्तान की आर्मी चीफ की तारीफ कर रहे हैं और जिन्नालैंड की तकदीर चमकाने के नाम पर तिजोरी भरने वाले जनरल्स को आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे की ईमानदारी की तारीफ की है और भारतीय आर्मी चीफ मनोज पांडे और पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के असासों का मुआवजा करते हुए ये सवाल किया है कि कमर जावेद बाजवा ने अपने दौरे हुकूमत में अरबों के असासे कैसे बनाए, जबकि इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे के पास जो असासे हैं उनकी कुल मालियत 29 लाख है। अब दिखाते हैं आपको इमरान खान की पार्टी के सांसद आजम स्वाति का वो बयान और सवाल जिस पर पाकिस्तान में उबाल है। इस वक्त जो आर्मी चीफ है 7 गुना बड़ी अफवाज का जो अप्रैल के अंदर मुकर्रर किया, जिसका नाम है जनरल पांडे, उसकी टोटल मालियत और मेरे फौज के बहादुर जर्नेलों और बहादुर अफवाज के जवानों सुन लो कि उसकी टोटल मालियत 29 लाख रुपया है। और जब बाजवा को पकड़ा जाता है, कौन पकड़ता है? मैं और आप पकड़ेंगे इंशाल्लाह। उससे पूछा जाता है कि अरबों रुपया किधर आया, तो एहतियार के लोगों को लटकाया जाता है। जिस तरह आजम सवाती ने कहा कि तुमने 16 अरब रुपया जो मेरे मुल्क का NRO-2 में गया, क्या तुमने करप्शन की इजाजत दे दी गई है? आजम स्वाति ने बाजवा को बेनकाब करने के लिए जैसे ही इंडियन आर्मी चीफ की ईमानदारी की मिसाल दी, आवाम की जुबान भी खुल गई। वो अगर तारीफ कर रहे हैं ना इंडियन की, तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की जरूरत ही नहीं है उन्हें, वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। दरअसल जिन्ना के मुल्क में फौज तख्त पर रहे या तख्त के नीचे, हुकूमत की कमान उसी के हाथ में होती है। इसीलिए पाकिस्तान की कंगाली के लिए लोग आर्मी को बराबर का गुनहगार मान रहे हैं। बजट इनके पास जाता है क्यों? सिर्फ कश्मीर के लिए। 75 साल से एक ही टोपी बनाई जा रहे हैं कि हमने जो है कश्मीर कश्मीर जा, इंडिया से निकल जा। बस जो भी है सारा कुछ है, वो सारी बातें जो उनसे ना सारी हमें टोपियाँ पहनाई जा रही हैं हमें। पाकिस्तान में आर्मी ने वैसे तो खुदा के बाद अपना नंबर फिक्स कर लिया था, लेकिन कंगाली की मूसलाधार बरसात ने इस बार उसकी कलाई उतार दी है। तो पाकिस्तान की हालत देखकर आवाम का पारा हाई है। गुस्से का ज्वालामुखी किसी भी वक्त फूट सकता है, लेकिन एक ऐसा ज्वालामुखी भी है जो हकीकत में एक्टिव हो चुका है। अमेरिका के हवाई आइलैंड में ये वोल्केनो आग उगल रहा है। इसे लेकर खतरे का सिग्नल ऑन हो चुका है। जमीन के अंदर किस तरह की हलचल होती है, कितनी एनर्जी होती है और ये ऊर्जा किस रूप में बाहर आती है, इसका सबसे नया सबूत इन तस्वीरों के जरिए सामने आया। अमेरिका के हवाई में 4.8 तीव्रता के भूकंप ने ज्वालामुखी को जगा दिया। एक बार फिर जमीन सुलगी, लावा भड़का, ऐसा लगा जैसे आग के शोले धधक उठे हैं। असल में 5 जनवरी से हवाई का किलुआ ज्वालामुखी एक्टिव है। शुरुआत में इसने जमकर आग उगली, लेकिन फिर शांत हो गया। लेकिन इस बार दुनिया का ये सबसे अनप्रेडिक्टेड वोल्केनो लावा उगलने लगा। हालांकि एक्सपर्ट्स इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आसपास के लोगों के लिए फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को लावा के धुएं से बचने की सलाह दे दी गई है। हालांकि इस दौरान मौसम विभाग ने हवाई आइलैंड के कुछ इलाकों के लिए तूफान की आशंका जाहिर की है। नेशनल वेदर सर्विस का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में ये पूरा इलाका किसी विंटर वंडरलैंड की तरह नजर आने वाला है, जबकि दूसरी तरफ बाढ़ और बारिश भी लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कुदरत का ये डबल प्रहार एक अनोखा नजारा तैयार कर सकता है, जिसमें ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के ऊपर बर्फ की चादर दिखाई दे सकती है। यानी हवाई के हाले मऊमा यू क्रेटर में फायर एंड आइस का कॉम्बिनेशन दिखाई दे सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, असम के जोरहाट में चौक बाजार इलाके में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते 150 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में आग लग गई, जिसने धीरे धीरे
150 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग का तांडव आप देख सकते हैं कैसे एक दुकान में जब आग लगी तो धीरे धीरे करके उसने सारी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 25 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और देखते ही देखते 150 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम असम के जोरहाट में चौक बाजार इलाके में भीषण आग लग गई है और 150 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही 25 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है और पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगरा में शाहजहां के 368वें उर्स का विरोध शुरू हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता एएसआई दफ्तर के बाहर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप लेकर धरने पर बैठे हैं। हिंदू महासभा का कहना है कि ताजमहल में उर्स बिना अनुमति के होता है। अगर उर्स नहीं रोका गया तो भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आगरा में शाहजहां के 368वें उर्स का विरोध शुरू हो गया है और अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता एएसआई दफ्तर के बाहर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम मीना दिवाकर है, हिंदू महासभा से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आज हमने यहाँ शिव पार्वती को लेकर इसलिए हमने धरना दिया है कि हमारी मांग पूरी की जाए। उनकी जो कब्बाली जो हो रहा है उसको रोका जाए, उसको लेके हाँ उसको रोका जाए क्योंकि उन पर कोई परमिशन नहीं है उसमें और हमारे पास उनको ना जाने की परमिशन है। कोर्ट इस बात को लिखित में दे चुका है कि हमारे पास कोई भी परमिशन नहीं है कि ये उसमें कब्बाली और निवाज पढ़ सकते हैं। एक बार बताइए मुझे, जब हम जेल जा सकते हैं उसमें घुसने में तो वो जेल क्यों नहीं जा सकते? उनको जेल जाना चाहिए, उन पर मुकदमा होने चाहिए। और देखिए अब खबर दुनिया जलमग्न होने के खतरे की है जहां अंटार्कटिका का विशालकाय डूम्सडे ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगा है जिससे समुद्र का स्तर डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है। पेंसिल जितने पतले रोबोट में महातबाही की पूरी पिक्चर कैप्चर की है। 13 फीट लंबा लेकिन पेंसिल जितना पतला रोबोट जब डूम्सडे ग्लेशियर के नीचे पहुंचा तो दुनिया के दिल की धड़कनों को थमा देने वाला सच सामने आया। रोबोट ठीक डूम्सडे ग्लेशियर के नीचे था। रिसर्च में चौंकाने वाला फैक्ट ये भी सामने आया कि डूम्सडे ग्लेशियर तेजी से पिघल भी रहा है जो समंदर के जल स्तर को प्रलयकारी स्तर तक बढ़ाने पर उतारू है। साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि डूम्सडे ग्लेशियर के कमजोर हिस्सों से गर्म पानी रिस रहा है जो बड़े विनाश की वजह बन सकता है। खतरा ये भी है कि इस ग्लेशियर जिसे थ्वेट्स भी कहा जाता है उसका आकार मोटे तौर पर फ्लोरिडा जितना है। अगर ये ग्लेशियर पिघलता है तो वैश्विक समुद्र स्तर में 1.6 फीट से ज्यादा का इजाफा हो जाएगा। तेजी से पिघलते डूम्सडे ग्लेशियर की वजह से दूसरे ग्लेशियर्स भी खतरे में पड़ जाएंगे। डूम्सडे ग्लेशियर के पिघलने से जल स्तर 9.8 फीट तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया जल्द समाधि ले सकती है। पेंसिल जैसे आकार के जिस रोबोट को डूम्सडे ग्लेशियर की स्टडी के लिए भेजा गया था उसकी रिपोर्ट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट ब्रिटनी स्मिथ के नेतृत्व में तैयार की गई है। स्टडी में ये पाया गया है कि डूम्सडे ग्लेशियर के किनारे हर साल 98 फीट तक पिघल सकते हैं। खतरा इतना भर नहीं है। थ्वेट्स यानी डूम्सडे ग्लेशियर के किनारे तेजी से टूटकर बिखर रहे हैं। ये सब आइस फिन रोबोट की मदद से मुमकिन हो पाया है। रोबोट के जरिए साइंटिस्ट डूम्सडे ग्लेशियर के 1925 फीट गहरे छेद के नीचे पहुंच गए और ये पाया कि डूम्सडे ग्लेशियर की निचली परत तेजी से टूट रही है जो दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। तो धरती पर ग्लेशियर पिघलने वाली रिपोर्ट विनाश की आकांक्षाओं को हवा दे रही है। वहीं इंसानी आबादी पर एक और खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोरोना के बाद एक और महामारी पूरी दुनिया को किसी भी वक्त अपनी चपेट में ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पक्षियों में मौजूद वायरस अब इंसानों को भी बीमार बनाने लगा है, जिसे आम भाषा में बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। वो अब दुनिया के कोने कोने में फैलने लगा है। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में बर्ड फ्लू की वजह से कई पक्षियों की जान चली गई है। अकेले अमेरिका में बर्ड फ्लू के चलते करीब 6 करोड़ बर्ड्स मर चुकी है। इनमें ज्यादातर मुर्गियां शामिल हैं।
इसी पैटर्न को देखते हुए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे H5N1 का दायरा बढ़ रहा है और ये बीमारी अब पूरे साल बनी रह सकती है। माइग्रेटरी बर्ड से फैलने वाली ये बीमारी अब इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया जैसे साउथ अमेरिकी नेशंस तक पहुंच चुकी है। WHO के मुताबिक जनवरी के महीने में इक्वाडोर में बर्ड फ्लू की वजह से एक लड़की की मौत भी हो गई। अमेरिका के एपिडेमियोलॉजिस्ट एरिक फीगल्डिंग ने डराने वाली हालत की आशंका जताई है। डॉक्टर एरिक का मानना है कि फिलहाल इंसानों के अंदर ये वायरस इतना असरदार नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये वायरस अपना रूप बदल सकता है। बताया ये जा रहा है कि ये वायरस जमीन और समंदर में रहने वाले मैमल्स के साथ भालू, लोमड़ी, व्हेल और सील को भी शिकार बना रहा है। इसी वजह से डर है कि कहीं अगला नंबर इंसान का तो नहीं होगा। एक डेटा के मुताबिक साल 2003 से 2022 तक इंसानों में बर्ड फ्लू के 868 मामले सामने आए हैं। परेशानी की बात यह है कि इनमें से 457 लोगों की मौत हो गई, यानी मृत्यु दर 53% है। 2021 के बाद से 60 देशों में बर्ड फ्लू के खौफ के चलते मुर्गियों का मरना शुरू हो गया है। WHO का कहना है कि फिलहाल इंसानों में इस वायरस का रिस्क बहुत कम है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वायरस फिलहाल कैंडी स्टोर में मौजूद एक बच्चे की तरह है, लेकिन वक्त के साथ ये वायरस मजबूत हो सकता है, इसीलिए और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये भी कहा जा रहा है कि वायरस का प्रकोप नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अलावा यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बढ़ चुका है। लेकिन जहां तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ओशियानिक देशों की बात करें तो वहां अभी इस वायरस को लेकर इतनी हलचल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि न्यूजीलैंड में कुदरत का कहर बरपा है। तूफान और भूकंप के बाद तबाही के चलते हालत बद से बदतर हो चुके हैं और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी का प्रलय नजर आएगा। रोड से लेकर खेत खलिहान और घर से लेकर दूसरी इमारतों पर ताबड़तोड़ जल प्रहार हुआ। तूफानी हवाओं के साथ बारिश और बाढ़ ने न्यूजीलैंड के कई इलाकों पर स्पीड ब्रेकर लगा दिया। साइक्लोन गैब्रियल की वजह से ऑकलैंड के साथ नदर्न न्यूजीलैंड में कई जगह बेहिसाब बर्बादी दिखाई दी। बारिश ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी दरकने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस तूफान की वजह से कम 5 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग अभी भी लापता है। सोमवार को साइक्लोन गैब्रियल ने न्यूजीलैंड के कोस्टल इलाकों में दस्तक दी थी, जिसकी वजह से 50 लाख की आबादी वाला देश घुटनों के बल आ गया। खुद न्यूजीलैंड की सरकार के मुताबिक ऐसी तबाही और ऐसा विनाश दशकों के बाद दिख रहा है। There are still people for whom the police hold grave concerns, and we do need to be prepared for the likelihood that there will be more fatalities. ऑकलैंड इमरजेंसी मैनेजमेंट के मुताबिक अब भी कई जगह हालात बहुत खराब हैं। लोगों को सेफ जोन की तरफ लगातार एयरलिफ्ट किया जा रहा है। कई जगह कम्युनिटी किचन शुरू हो चुका है। आपको ये जानना चाहिए कि तूफान की वजह से न्यूजीलैंड में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इसके बाद अब राहत और बचाव का काम तेज हो गया है। तो देखिए, कोरोना के बाद एक और महामारी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। न्यूजीलैंड कुदरत का कहर झेल रहा है, लेकिन कश्मीर में कुदरत के रंग जरा हटके हैं, जिसका लुत्फ उठाने राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे। वैसे तो राहुल यहां वेकेशन पर है, लेकिन गुलमर्ग में उनकी स्कीइंग वाला वीडियो खूब सर्कुलेट हो रहा है। मंजे हुए स्कीयर जैसी स्कीइंग, करतब ऐसे जो देखने वालों के होश उड़ा दे। ब्लैक जैकेट और ब्लू शर्ट में स्कीयर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी है। राहुल गांधी का यह अवतार पहली बार दिखा मिस्टर परफेक्ट की तरह। राहुल गांधी गुलमर्ग की वादियों में स्कीइंग करते हुए दिखाई दिए। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर राहुल गांधी ऐसे स्कीइंग कर रहे थे जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। यकीनन इससे पहले राहुल गांधी को इस अंदाज में किसी ने नहीं देखा होगा। एक्चुअली राहुल गांधी 2 दिनों से निजी दौरे पर कश्मीर पहुंचे थे। गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। गुलमर्ग के अफरवाद में स्कीइंग ट्रैक सामने था, जिसे देखकर राहुल गांधी खुद को स्कीइंग से रोक नहीं पाए। ट्रेनर्स की देखरेख में राहुल गांधी स्कीइंग ट्रैक पर उतरे, दूसरे स्कीयर के साथ अपने हुनर का लोहा मनवाया। राहुल का एक एक मूव हैरान करने वाला था। इस वीडियो में देखिए, ब्लैक जैकेट और ब्लू टी शर्ट में ये राहुल गांधी हैं। स्कीयर जितनी रफ्तार से स्कीइंग कर सकते हैं, ठीक उतनी ही रफ्तार और धार से राहुल गांधी टक्कर देते हुए दिखाई दिए। स्कीइंग के अलावा राहुल गांधी ने गुलमर्ग में फेमस गंडोला केबल कार की भी सवारी का लुत्फ उठाया। राहुल गांधी की स्कीइंग का हर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो देखिए कि क्या स्पाई बलून रूस और यूक्रेन की जंग का कोर्स भी चेंज कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की वॉर जोन में भी एंट्री हो चुकी है।
रूस और यूक्रेन अब मिसाइल और टैंक्स की ही नहीं बल्कि बलून को लेकर नई टकराव की तैयारी कर चुके हैं। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग का सीन बदल गया है? अब हथियारों की जगह गुब्बारों से बारूदी गदर लिखने की तैयारी है। सवाल इंटरेस्टिंग है लेकिन वाजिब भी है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग को जब 1 साल होने वाला है तब इस वॉर को लेकर नई स्ट्रैटेजी दिखाई दी। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 6 बलून को मार गिराया। यूक्रेन आर्मी के मुताबिक रूस के ये 6 बलून्स यूक्रेन की राजधानी कीव में दिखाई दिए थे। बलून की जानकारी मिलते ही नया अलर्ट जारी कर दिया गया। यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया कि रशिया के ये बलून्स यूक्रेन की एयर पावर की सर्विलांस यानी जासूसी के लिए आए थे। इन बलून्स में कॉर्नर रिफ्लेक्टर और रिकॉन सेंसर होने का दावा किया गया, जिसके बाद इन्हें हवा में ही ढेर कर दिया गया। यूक्रेन और रूस के बीच इस बार एयर सुपीरियरिटी को लेकर जंग चल रही है। रूस के पास ईरानी ड्रोन्स की ताकत है तो यूक्रेन के पास भी सुसाइड ड्रोन्स के अलावा अटैकिंग ड्रोन्स मौजूद है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस अब बलून के जरिए यूक्रेन के एयर डिफेंस की टोह लेकर उसके खिलाफ नई स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है। अब हमारा दुश्मन गुब्बारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये ऐसे गुब्बारे हैं जिनमें मेटल का हिस्सा लगा हुआ है। हमारी एयरफोर्स लगातार हवाई सीमा की निगरानी करती है। यूक्रेन बॉर्डर के आगे भी हमारी निगरानी जारी रहती है और कई बार रडार का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। कहा तो ये भी गया कि चूंकि रशिया के पास अब ड्रोन्स खत्म हो रहे हैं, इसीलिए वो अपने बचे हुए स्टॉक को बेहद सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहता है। यही वजह है कि वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बलून्स भेज रहा है ताकि यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इन्हीं बलून्स पर खर्च कर दी जाए। गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे डेवलपमेंट उस वक्त हो रहे हैं जब रूस ने मोल्डोवा के खिलाफ भी एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है और इसकी तस्दीक खुद मोल्डोवा की सरकार कर चुकी है। वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम सुपर एक्टिव है। हालांकि मोल्डोवा की तरफ से भी कहा गया है कि रूस ने 2 दिन पहले ही अपने बलून्स को निगरानी के लिए भेजा था, जिसके बाद 1 घंटे तक एयर स्पेस बंद करना पड़ा था। नाटो मेंबर रोमानिया ने भी इसी तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देने की बात कही। तो देखिए, हालांकि रूस की तरफ से जंगी स्ट्रैटेजी में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जिस वक्त यूक्रेन कीव में गुब्बारे फोड़ रहा था, सो कॉल्ड स्पाई बलून पर एयर स्ट्राइक कर रहा था और उस दौरान पुतिन की आर्मी यूक्रेन में कहर बरपा रही थी। और इसका एग्जाम्पल है ये तस्वीरें। यूक्रेन आर्मी का दावा है कि रशिया ने बैक टू बैक 36 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इस लेटेस्ट अटैक की वजह से यूक्रेन के बड़े इलाके में एयर रेड सायरन बजना शुरू हो गए। यूक्रेन के अफसरों की तरफ से इस बारूदी हमले की डिटेल जानकारी शेयर की गई। ये कहा गया रूस की तरफ से यूक्रेन के नॉर्थ, वेस्ट और साउथ रीजन को टारगेट किया गया। अब तक वेस्टर्न यूक्रेन में रूस ज्यादा हमलावर नहीं था, लेकिन इस बार पश्चिमी इलाकों को भी टारगेट किया गया। रशिया का कहना है उसने यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, जबकि यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइलों का मुंह रिहायशी इलाकों पर था। हालांकि यूक्रेन का कहना है उसके एयर डिफेंस की वजह से रूस की 16 मिसाइलें खत्म कर दी गईं। इस बीच पुतिन ने जंग का दायरा बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब रूस के Tu-160 बॉम्बर ब्रिटेन की सीमा के पास तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच अलास्का के पास भी रूस ने अपने बॉम्बर प्लेन भेज दिए हैं। जहां तक ब्रिटेन का सवाल है तो रूस के कई एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं, अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को एरियल सपोर्ट दिया तो फिर कैलिनिनग्राद से ब्रिटेन की तरफ मिसाइलों का अटैक होते देर नहीं लगेगी। और स्पेशल रिपोर्ट में सीधा एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। तुर्की में महातबाही के बाद वहां भूकंप के झटकों का सिलसिला लगातार जारी है। तुर्की के भूकंप प्रभावित होते प्रांत में वेक्टर स्केल पर 5.1 के झटके दर्ज किए गए हैं। भारतीय समय अनुसार रात करीब 1:10 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की में 6 फरवरी को आए भीषण भूकंप के बाद से आफ्टर शॉक्स का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि तुर्की में बीते 12 घंटे में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6 फरवरी को जो भीषण भूकंप आया था उसका रेक्टर स्केल 7.8 का था, जिसने पूरे तुर्की को हिला दिया था। तुर्की में महातबाही के बाद वहां भूकंप के झटकों का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तुर्की के भूकंप प्रभावित हाते प्रांत में रेक्टर स्केल पर 5.1 झटके दर्ज किए गए हैं। भारतीय समय अनुसार रात करीब 1:10 पर ये झटके महसूस किए गए हैं।
तुर्की में 6 फरवरी को जो भीषण भूकंप आया था वो 7.8 तीव्रता का था, जिसने पूरे तुर्की को हिलाकर रख दिया और इसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि तुर्की में बीते 12 घंटे में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत से देशों से मदद पहुंचाई गई है तुर्की को, मेडिकल मदद, खाने पीने की मदद पहुंचाई गई है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग अपनी कारों में शरण ले रहे हैं। वहां पर टेंट्स बनाए गए हैं जिसमें लोगों को शरण दी जा रही है। जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा रहा है लोगों को। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक छोटी बच्ची को अभी हाल ही में बचाया गया जो 6ठी मंजिल से गिर गई थी और उसको बचा लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे आफ्टर शॉक्स के बाद लगातार 4 बार भूकंप आया। तो तुर्की से जुड़ी आपको खबर बता रहे, साथ ही तुर्की में 248 घंटे बाद निकाली गई बच्ची, यानी उसका रेस्क्यू किया गया। तो तुर्की में 248 घंटे बाद बच्ची का रेस्क्यू किया गया। आपको बता रहे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को बचाया जा रहा है। अभी भी ये उम्मीद की जा रही है कि मलबे में बहुत से लोग फंसे होने की संभावना है उन लोगों की और उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, तुर्की में 248 घंटे बाद एक बच्ची को निकाला गया है। ये समय बहुत ज्यादा है। 248 घंटे बाद एक बच्ची को रेस्क्यू किया गया है। लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत से नवजात बच्चे, बहुत से छोटे बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है और कई घंटे बाद मलबे में दबे होने के बाद भी उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और रेस्क्यू करके सीधा उन्हें अस्पताल लेके जाया जा रहा है जहां पे उनका इलाज किया जा सके। तो तुर्की में 248 घंटे बाद निकाली गई बच्ची जिसका अब इलाज चल रहा है अस्पताल में और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि मलबे में जो भी लोग दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए और सेफ जगह पर लेके जाया जा सके और उनको बचाया जा सके। तो तुर्की में 12 घंटे में 4 बार भूकंप आ चुका है। ये आफ्टर शॉक्स बताए जा रहे हैं जो 6 फरवरी को भूकंप आया था उसके बाद से। और खबरों के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते और बात करते मध्य प्रदेश से। ऐसी खबर आई है जिसका ताल्लुक एक कथित करामती रुद्राक्ष से जुड़ा जा रहा है, जिसे पाने की हसरत में लाखों भक्त सड़कों पर उतरे हैं। भोपाल इंदौर नेशनल हाईवे पर जमकर बवाल हुआ है, भगदड़ मची है, कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। तबीयत खराब होने से एक महिला की मौत भी हो गई है। करामाती रुद्राक्ष की चाह में मीलों लंबी कतार लगी है। भीड़ इतनी है कि हवा का ही दम घुट जाए। आस्था का ज्वार ऐसा जो विचलित कर दे। खौफनाक मंजर मध्य प्रदेश का सीहोर का है, जहां कथित चमत्कारी रुद्राक्ष की हसरत में 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। सिरों में वर्ल्ड फेमस पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आगाज किया। 15 से 22 फरवरी तक यह कथित चमत्कारी रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। इन रुद्राक्ष की चाहत में ही 19 से ज्यादा भक्त सीहोर पहुंचे। भीड़ ऐसी बेकाबू हुई कि भोपाल इंदौर हाईवे पर ही भगदड़ मच गई। कई लोग जख्मी हुए। आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, कुबेरेश्वर धाम अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप जी मिश्रा। उन्होंने यहाँ लोगों को बुलाया है अपने गांव में कुबेरेश्वर धाम में कि हम आपको हमारी कथा सुनिए और हम आपको रुद्राक्ष देंगे। उनके बुलावे पे लाखों लोग यहाँ चले आए हैं। आप रास्ता देखिए, दोनों तरफ भीड़ ही भीड़ है। इसमें से बहुत सारी संख्या उन लोगों की है जो अंदर गांव में जा ही नहीं पाए। अब ये भी जानिए कि आखिर रुद्राक्ष के लिए भीड़ बेकाबू क्यों हुई। भक्त मानते हैं जो रुद्राक्ष बांटा जा रहा है वो न सिर्फ करामाती है, बल्कि पानी में रुद्राक्ष को डालने से पानी दिव्य जल बन जाता है, जिसे पीने के बाद भक्तों का हर संकट टल जाता है। फिर चाहे वो बीमारी हो या फिर भूत प्रेत या बिगड़े नक्षत्र, सब रुद्राक्ष से ठीक हो जाता है। इन दावों के बूते ही सीहोर में भक्तों का ऐसा तांता लगा जिसने सिस्टम का सिस्टम ठप कर दिया। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं।
इसमें करीब जिले के हमारे 400 लोग लगे हैं पुलिसकर्मी, साथ ही पुलिस मुख्यालय से भी हमने बल की मांग की है। पंडित प्रदीप मिश्रा का रुद्राक्ष चमत्कारी है या फिर ये भक्तों की आस्था भर है, लेकिन रुद्राक्ष की चाहत ने कुबेरेश्वर धाम को सवालों के कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। अब खबर अमेरिका में आग के तांडव की। पहले ओहायो में केमिकल से भरी माल गाड़ी में आग लगी और अब फ्लोरिडा में ऐसी लपटें उठ रही है कि देखकर कलेजा कांप जाए। तस्वीरें फ्लोरिडा के किसिमी की हैं, जहां प्लास्टिक प्लांट के गोदाम में आग लगी और देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगी। ये गोदाम 5 एकड़ में फैला है। आग इसके बड़े हिस्से को चपेट में ले चुकी है और अब इससे उठता हुआ धुआं लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। लिहाजा लोगों को घरों के भीतर ही रहने की सलाह दी गई है। वैसे इससे बड़ी लपट ओहायो में उठी हुई है। ये तस्वीरें 3 फरवरी की है। ओहायो के पूर्वी फिलिस्तीन में रेलवे ट्रैक से 50 कंटेनर वाली मालगाड़ी उतर गई है। इनमें से 10 में वेनाइल क्लोराइड नाम का खतरनाक केमिकल था। इसे कंट्रोल्ड फायर से नष्ट कर दिया गया तो पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैल गया और लोगों को इलाका खाली करना पड़ा। इसी बीच मरी हुई हजारों मछलियों की तस्वीर भी सामने आई है। अमेरिका ने केमिकल तबाही टाली, लेकिन चीन चुटकी लेने लगा। पहले सोशल मीडिया पर इसे अमेरिका का चेरनोबिल बताया, फिर ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया कि अमेरिका आपदा को संभालने में नाकाम रहा, इसलिए उसने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गुब्बारे का बवाल खड़ा कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।